नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखते हुए ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्या हम अकेले हैं इस इतने बड़े फैलाव में? हाँ, ये सवाल तो मतलब सदियों पुराना है। बिल्कुल। पुरानी कहानियों से लेकर आजकल की जो कटिंग एज साइंस है, वहां तक ये सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी है, जो खोजें हो रही हैं उनके आधार पर। बिल्कुल, और देखिए ये सवाल इतना बड़ा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाँ। आप अंदाजा लगाइए, खरबों तो गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में फिर खरबों तारे हैं। बाप रे। तो इतने बड़े स्केल पर कहीं ना कहीं जीवन हो सकता है, ये सोचना तो मतलब बिल्कुल लॉजिकल लगता है। हाँ, संभावना तो लगती है। तो आज हम यही देखेंगे कि भाई तलाश कैसे हो रही है, और अगर इतनी संभावना है तो फिर अब तक कोई मिला क्यों नहीं, वो जो फर्मी पैराडॉक्स है। हाँ, फर्मी पैराडॉक्स। और इन सब का हमारे लिए मतलब इंसानियत के लिए क्या मतलब है? सही। तो चलिए इसी विशालता से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये जो खरबों गैलेक्सीज, खरबों तारे वाली बात है, ये नंबर्स तो मतलब। हाँ, ये नंबर्स इमेजिन करना भी मुश्किल है। जैसे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसी अरबों खरबों और हर एक में अरबों तारे। और अब तो वैज्ञानिक ग्रहों की भी बात कर रहे हैं, एक्सोप्लैनेट्स की। हाँ बिल्कुल, हमारे सौर मंडल के बाहर जो ग्रह हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, और हजारों खोजे जा चुके हैं केपलर टेलीस्कोप ने, और अब जेम्स वेब तो और आगे जा रहा है। तो इनमें से कई पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं, चट्टानी और सही दूरी पर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये विशाल संख्या ही ये इशारा करती है कि शायद जीवन कम से कम किसी सिंपल रूप में कोई अनोखी चीज ना हो, शायद कॉमन हो। अच्छा। और यहीं पर वो हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये सुना है मैंने, गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं शायद। हाँ वही, मतलब तारे के आसपास का वो एरिया जहां न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंड, टेम्परेचर ऐसा कि पानी जो है वो लिक्विड रह सके, गैस या बर्फ न बने। जैसे हमारी पृथ्वी पर है, और पानी तो खैर हम मानते ही हैं जीवन के लिए सबसे जरूरी। बिल्कुल, कम से कम उस तरह के जीवन के लिए जिसे हम जानते हैं। तो जितने ज्यादा प्लैनेट्स इस हैबिटेबल जोन में मिलेंगे, उतनी उम्मीद बढ़ेगी। एग्जैक्टली। ये एक तरह से स्टैटिस्टिक्स का खेल है। इतने सारे चांसेस हों तो कहीं ना कहीं तो कुछ होना चाहिए, है ना? सही बात है। पर फिर सवाल आता है कि इसे ढूंढे कैसे, मतलब प्रैक्टिकली हम कर क्या रहे हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, एक तरीका तो है सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हाँ, सेटी के बारे में सुना है। ये रेडियो सिग्नल सुनते हैं शायद। हाँ, दशकों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाकर अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को सुनना, इस उम्मीद में कि शायद कोई दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कोई मैसेज भेज रही हो, जानबूझकर या अनजाने में। और रेडियो सिग्नल्स ही क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जा सकती हैं बिना ज्यादा डिस्टर्ब हुए, और इन्हें बनाना किसी टेक्निकल सिविलाइजेशन के लिए रिलेटिवली आसान हो सकता है। हम खुद ही कितने रेडियो टीवी सिग्नल अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो सेटी ऐसे आर्टिफिशियल दिखने वाले, मतलब जो नेचुरल ना लगे, ऐसे पैटर्न वाले सिग्नल्स को खोज रहा है। ठीक है। और दूसरा तरीका वो टेलीस्कोप वाला हुआ, केपलर और अब जेम्स वेब। हाँ, केपलर का मेन काम था प्लैनेट्स को ढूंढना, खासकर पृथ्वी जैसे साइज के ग्रहों को उनके हैबिटेबल जोन में। जेम्स वेब एक स्टेप आगे है। वो कैसे? वो सिर्फ ग्रहों को ढूंढता नहीं, बल्कि कुछ ग्रहों के एटमॉस्फेयर यानी उनके वायुमंडल को एनालाइज भी कर सकता है। ये देख सकता है कि वहां कौन कौन सी गैसें हैं। अरे वाह। तो मतलब ये पता चल सकता है कि वहां ऑक्सीजन है या मीथेन या पानी की भाप, वो गैसें जिन्हें हम जीवन से जोड़ते हैं। एग्जैक्टली, इन्हें कहते हैं बायो सिग्नेचर्स। अगर किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसों का कॉम्बिनेशन मिले जो बिना जीवन के बनना मुश्किल लगे, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा संकेत होगा। लेकिन ये पक्का सबूत होगा? नहीं, पक्का नहीं। हमें ये कंफर्म करना होगा कि कहीं ये गैसें किसी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से तो नहीं बन रही। पर वेब टेलीस्कोप हमें पहली बार सीधे तौर पर जीवन के केमिकल सबूत खोजने का एक मौका दे रहा है। ये सेटी से अलग अप्रोच है। ये तो सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। मतलब इतने बड़े यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स, और अब उन्हें जांचने के लिए इतने पावरफुल टूल्स। हाँ, उम्मीद तो बड़ी है। लेकिन फिर वही सवाल जो सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है, फर्मी पैराडॉक्स। अगर संभावना इतनी ज्यादा है तो फिर सबूत कहां है? वेयर इज एवरीबॉडी? कोई सिग्नल नहीं, कोई एलियन स्पेसशिप नहीं, कुछ क्यों नहीं मिला अब तक? हाँ, यही एनरिको फर्मी का मशहूर सवाल है। यूनिवर्स अरबों साल पुराना है,
अगर हमसे पहले कई सिविलाइजेशंस बनी तो उनमें से कुछ को तो इतना एडवांस हो जाना चाहिए था कि वो गैलेक्सी में फैल जाती, या कम से कम ऐसे निशान छोड़ती जिन्हें हम देख पाते, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या बहुत पावरफुल सिग्नल्स। पर ऐसा कुछ दिखता नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह खामोशी है। तो सवाल है क्यों? इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या सोचते हैं वैज्ञानिक? देखिए, इसके कई पॉसिबल जवाब हैं और कोई एक जवाब है नहीं जिस पर सब सहमत हो। एक थियरी है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। रेयर अर्थ मतलब ये कि शायद पृथ्वी जैसी कंडीशंस जहां कॉम्प्लेक्स लाइफ बन सके वो वाकई में बहुत ही रेयर हैं। हो सकता है सिंपल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म हो, पर इंटेलिजेंट लाइफ बनना, हम जैसी सभ्यता बनना बहुत मुश्किल हो। अच्छा, तो मतलब जीवन शुरू होना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना उसका इंटेलिजेंट बनना। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। शायद जीवन शुरू होने से लेकर इंटेलिजेंट लाइफ बनने तक के सफर में बहुत सारी बाधाएं हों। या फिर एक और डरावना ख्याल आता है, शायद सभ्यताएं ज्यादा वक्त तक टिकती नहीं। ये दूसरी बड़ी थ्योरी है जिसे ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ग्रेट फिल्टर? हाँ, ये कहता है कि शायद जीवन के विकास के रास्ते में कोई ऐसी बहुत बड़ी रुकावट आती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। अब ये फिल्टर हमारे पीछे है या आगे, ये नहीं पता। पीछे या आगे मतलब? पीछे मतलब शायद जीवन का शुरू होना ही वो ग्रेट फिल्टर था जो बहुत रेयर था, या शायद मल्टी सेल्यूलर लाइफ बनना। और अगर फिल्टर आगे है तो मतलब शायद हर एडवांस सिविलाइजेशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो खुद को तबाह करने की टेक्नोलॉजी बना लेती है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स या अनकंट्रोल्ड एआई या क्लाइमेट चेंज। और ज्यादातर सभ्यताएं इस फिल्टर को पार नहीं कर पाती, खत्म हो जाती हैं। ओह, ये तो बहुत ही निराशाजनक सोच है तो पर ये एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी मानी जाती है फर्मी पैराडॉक्स को समझाने के लिए। क्या कोई कम डरावनी संभावनाएं भी हैं? हाँ बिल्कुल है। हो सकता है दूसरी सभ्यताएं हो, पर वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हो। अच्छा। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उनके सिग्नल हम तक पहुंचते पहुंचते इतने कमजोर हो जाते हो कि हम उन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाए, या शायद वो इतने अलग हो हमसे कि हम उन्हें पहचान ही ना पाए। अलग मतलब किस तरह से अलग? हम जीवन को कैसे खोज रहे हैं? कार्बन बेस्ड, पानी पर निर्भर। क्या पता जीवन सिलिकॉन बेस्ड हो या एनर्जी के रूप में हो, या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मतलब हम गलत चीज खोज रहे हो या गलत तरीके से? ये भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है जू हाइपोथेसिस। जू हाइपोथेसिस, चिड़ियाघर? हाँ, इसके अनुसार शायद एडवांस सभ्यताएं जानती हैं कि हम यहाँ हैं, पर वो जानबूझकर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रही। क्यों? जैसे हम किसी नेशनल पार्क में जानवरों को दूर से देखते हैं, उनके काम में दखल नहीं देते। शायद वो भी पृथ्वी को एक तरह का रिजर्व मानती हो, हमारे डेवलपमेंट को बिना इंटरफेयर किए देखना चाहती हो। वाह, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है। लगता तो है, पर ये भी एक संभावित व्याख्या है। पॉइंट ये है कि फर्मी पैराडॉक्स के कई जवाब सोचे गए हैं, पर सच क्या है ये हमें नहीं पता। बिल्कुल, ये सब थ्योरीज ही हैं। वैसे ये एलियंस में दिलचस्पी कोई नई बात तो है नहीं। पुरानी सभ्यताओं को देखें, सुमेरियन, माया या अपनी भारतीय कथाओं में भी आसमान से आने वालों का जिक्र मिलता है। हाँ मिलता है। कुछ लोग तो उनमें एलियंस के आने के सबूत देखते हैं, और आजकल यूएफओ या यूएपी की बातें भी खूब होती हैं। हाँ, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी अब इनको सीरियसली ले रही है। तो इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, ये सब दिखाता है कि क्या हम अकेले हैं? ये सवाल इंसानी सोच में कितना गहरा है। प्राचीन मिथकों से लेकर मॉडर्न यूएफओ रिपोर्ट्स तक, ये हमारी कल्पना को हमेशा से पकड़ता आया है। हाँ। जहां तक पुरानी कहानियों की बात है, उन्हें उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। उन्हें सीधे एलियन से जोड़ देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। और ये यूएफओ यूएपी रिपोर्ट्स? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर यूएपी की सिंपल एक्सप्लेनेशंस होती हैं, वेदर बलून, ड्रोन, प्लेन, कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। लेकिन कुछ तो अनएक्सप्लेन्ड रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रतिशत मामले अनसुलझे रह जाते हैं। पर वैज्ञानिक समुदाय इन्हें एलियंस का पक्का सबूत नहीं मानता, क्योंकि सबूत उतने ठोस नहीं है। पर ये अनसुलझी घटनाएं जिज्ञासा जरूर बढ़ाती हैं, और ये भी दिखाती हैं कि हमें अपने आसमान के बारे में भी अभी कितना कुछ जानना बाकी है। सही बात है। अच्छा, अभी तक हम ज्यादातर इंटेलिजेंट लाइफ की बात कर रहे थे, जो सिग्नल भेजें, स्पेसक्राफ्ट बनाए। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवन हो पर बहुत सिंपल हो, जैसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स? हाँ हाँ बिल्कुल।
पृथ्वी के बाहर ऐसे छोटे जीवों का मिलना भी तो मतलब एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। निश्चित रूप से। बल्कि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि सिंपल माइक्रोबियल लाइफ शायद इंटेलिजेंट लाइफ से कहीं ज्यादा कॉमन हो सकता है यूनिवर्स में। अच्छा। और इसे खोजने के लिए शायद हमें बहुत दूर जाने की जरूरत भी ना हो। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जगह हैं। सच में? कहाँ पर? जैसे जुपिटर का चांद यूरोपा और शनि सैटर्न का चांद एनसेलाडस। हाँ, इनके बारे में सुना है। बर्फीले चांद हैं ये। हाँ, और इन पर मोटी बर्फ की चादर के नीचे लिक्विड पानी के विशाल समुद्र होने के पक्के सबूत हैं। ओह, बर्फ के नीचे समुद्र। हाँ, और इन समुद्र में शायद वैसी ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हों जैसी पृथ्वी के समुद्रों में है, जहां बिना सूरज के रोशनी के भी जीवन पनपता है। तो वहां पानी है, एनर्जी सोर्स है और शायद जरूरी केमिकल्स भी हों। कमाल है। और मंगल ग्रह मार्स का क्या? वहां तो हमेशा से ही दिलचस्पी रही है। मार्स भी लिस्ट में ऊपर है। आज तो सतह सूखी और ठंडी है, पर अरबों साल पहले वहां नदियां थीं, झीलें थीं, शायद समुद्र भी थे। हाँ, पानी के निशान मिले हैं। बिल्कुल। तब माहौल ज्यादा गर्म और गीला था, तो हो सकता है तब वहां जीवन शुरू हुआ हो। और अगर हुआ तो क्या पता वो आज भी सतह के नीचे कहीं जिंदा हो, माइक्रोबियल रूप में। तो नासा के जो रोवर हैं जैसे परसिवियरेंस, वो यही खोज रहे हैं। हाँ, वो प्राचीन जीवन के निशान खोज रहे हैं। भविष्य में ऐसे मिशंस की प्लानिंग है जो बर्फ में ड्रिल कर सकें या सतह के नीचे खोद सकें, यूरोपा पर भी और मार्स पर भी। तो सोचिए, अगर यूरोपा के समुद्र से या मंगल की मिट्टी से एक छोटा सा बैक्टीरिया भी मिल जाए, वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। वो ये साबित कर देगी कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? मान लीजिए हमें जीवन मिल जाता है, कहीं भी, किसी भी रूप में, बैक्टीरिया हो या कोई सिग्नल, इसका हम इंसानों के लिए, हमारी सोच के लिए क्या मतलब होगा? ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगी, ये हमारे पूरे वजूद की समझ को हिलाकर रख देगी। कैसे? सबसे पहली बात तो हमें उस सदियों पुराने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। ये जानना कि इस ब्रह्मांड में और भी जीवन है, शायद हमें अपनी पृथ्वी को, अपने आपसी झगड़ों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करे। क्या मतलब ये हमें एकजुट कर सकता है, ये सोचकर कि हम सब एक बड़े कॉस्मिक परिवार का हिस्सा हैं? ये एक उम्मीद तो है। शायद बाहर जीवन का पता चलने पर हमें अपनी अंदरूनी एकता का एहसास हो कि हम सब इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से नाजुक से ग्रह पर रहने वाले लोग हैं। ये खोज हमें यूनिवर्स में अपनी जगह पर दोबारा सोचने को मजबूर करेगी। क्या हम स्पेशल हैं या बस अरबों में से एक? हाँ, यही सवाल। ये हमारे फिलॉसफी, हमारे धर्म, हमारी पूरी सोच पर गहरा असर डालेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर सालों की खोज के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, अगर जवाब यही निकलता है कि हाँ, हम वाकई अकेले हैं। हाँ, ये भी एक बहुत गहरा एहसास होगा। अगर हम सच में इस पूरे ब्रह्मांड में या कम से कम अपने गैलेक्सी में अकेले हैं, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन और खासकर हमारी चेतना, इंटेलिजेंस, ये कितनी ज्यादा रेयर और कीमती चीज है। हाँ। तब इसे बचाने की, इसे संभाल कर रखने की हमारी जिम्मेदारी शायद और भी बढ़ जाएगी। तो मतलब जवाब चाहे हाँ में मिले या ना में, दोनों ही सूरतों में या हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये खोज सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये असल में खुद हमारे बारे में है। यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये सवाल साइंस के साथ साथ फिलॉसफी के भी बन जाते हैं। तो हम आज भी इसी बड़े सवाल के साथ खड़े हैं, क्या हम अकेले हैं? जवाब अभी मिला नहीं है। नहीं मिला। खोज जारी है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, पर रहस्य बना हुआ है। हाँ, रहस्य बना हुआ है। और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है ना? ये हमें लगातार खोजते रहने, सीखते रहने के लिए इंस्पायर करता है। सही कहा। चलिए एक आखिरी ख्याल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर हमें कहीं और जीवन मिल भी जाता है, मान लीजिए यूरोपा के समुद्र में कुछ माइक्रोब्स मिल जाते हैं, तो क्या ये खोज हमारी जिज्ञासा को शांत कर देगी या उसे और भड़का देगी? अच्छा सवाल है। क्या हम सिर्फ ये जानकर संतुष्ट हो जाएंगे कि जीवन मौजूद है, या फिर हम उस जीवन को समझने, उससे जुड़ने की एक नई, कभी न खत्म होने वाली यात्रा शुरू कर देंगे? शायद जवाब पाने से ज्यादा ये सवाल पूछते रहने का सफर ही ज्यादा मायने रखता है।